अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वकील इस्तग़ासा ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा, फिर अपना रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब अली, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए इस्तफसार किया, बेग साहब, आप इस्तग़ासा की गवाह पर जिरा कर सकते हैं। योर ऑनर, मुझे इस्तग़ासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह से बहुत कुछ पूछना है, मैंने मोतबाना अंदाज में कहा, लेकिन इससे पहले मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवाल करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। परमिशन ग्रांटेड, जज ने बाआवाज़ से बुलंद कहा। किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर की हैसियत इस्तग़ासा के गवाह ऐसी होती है और हर पेशी पर इसे अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। अगले ही लम्हे आईओ विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। वो ओहदे के एतबार से एक सब इंस्पेक्टर था। मैंने जिरा का आगाज़ करते हुए सवाल किया, आईओ साहब, इस केस में आला कत्ल को तलाश करने में आपको किसी दिक्कत या मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा होगा? जी बिल्कुल नहीं, वो मजबूत लहजे में बोला। जिस खंजर की मदद से मकतूल को हलाक किया गया वो हमें मकतूल के सीने में ऐन दिल के मकाम पर पेवस्त मिला था। क्या आपने आला कत्ल पर से फिंगरप्रिंट्स उठाने की जहमत की थी? जी, हमने कातिल की उंगलियों के निशान हासिल करने की भरपूर कोशिश की थी, वो गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन बदकिस्मती से हमें इस कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। अगलब इम्कान इस बात का है कि मुलजिम ने वो खंजर कातिल के सीने में घोंपने के बाद इसके दस्ते पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए होंगे। आपके पेश करदा चालान में मुझे फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कहीं नज़र नहीं आई, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है, मैंने सादा से लहजे में कहा। फिर बोला, क्या मुलजिम आपको इतना चालाक लगता है? इसकी चालाकियां और फुर्तियां पूरी अदालत ने इस वक्त बखूबी मुलाहिजा की हैं। जब ये वकील इस्तग़ासा के सवालात के जवाब दे रहा था, आईओ ने तंज़िया अंदाज में कहा, ये शक्ल ही से मासूम नज़र आता है, वरना अंदर से ये तेज़ और डेढ़ होशियार है जनाब। मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, वैसे अगर आप खंजर के दस्ते तक ही अपनी तफ्तीश को महदूद करके न बैठ जाते तो मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स हासिल करने में आपको यकीनी कामयाबी मिल सकती थी। मैं बिल्कुल नहीं समझा। उसने तेजी से पलकें झपकाईं और कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस्तग़ासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह आलिया साहिबा का दावा है कि मैंने दूसरे विटनेस बॉक्स में खड़ी एक्स मिसेस बुखारी की जानिब इशारा करते हुए कहा, मुलजिम ने बेडरूम के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाकर इन्हें बेडरूम के अंदर मुक़य्यद कर दिया था। यकीनन ये बात आलिया साहिबा ने आपको भी बताई होगी। बताई थी या नहीं? जी बताई थी, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसका मतलब ये हुआ कि मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स बेडरूम के दरवाजे की कुंडी पर भी लाजमी होंगे। मैंने कहा, क्या आपने इस कुंडी को ट्राई किया था? नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। इस केस में इंक्वायरी ऑफिसर का किरदार बड़ा फुसफुसा था, लिहाजा मैंने अपनी जिरह को समेटते हुए सवाल किया, आईओ साहब, आपको इस वाक़े की इतला किसने दी थी? आलिया साहिबा ने थाने फ़ोन करके इस वाक़े की इतला दी थी, उसने बताया। आलिया साहिबा की तरफ से वो फ़ोन कितने बजे किया गया था? पुलिस के रोज़नामे के मुताबिक आलिया साहिबा ने शाम 6:10 पर थाने फ़ोन करके इस वाक़े की इतला दी थी, उसने वजाहत करते हुए बताया, यानी 20 जून की शाम। शुक्रिया आईओ साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, फिर जज की जानिब देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब अली, अब मैं आलिया साहिबा से सवालात करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्रोसीड। जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं आलिया की जानिब मुतवज्जा हो गया। इस रोज़ वो प्याजी रंग की एक खूबसूरत साड़ी में मलबूस थी। उसकी गंदमी रंगत पर प्याजी साड़ी बड़ी फब दिखा रही थी। बालों को उसने जूड़े की सूरत बांध रखा था जो उसकी दराज कामती में 8 चांद लगा रहा था। इस वक्त वो किसी मुजस्मा साज का शाहकार और किसी शायर का ख्वाब लग रही थी। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, आलिया साहिबा, आज तो आप क़यामत ढा रही हैं। आपकी मॉडलिंग कैसी चल रही है? जैसी मैं चल रही हूँ, मेरी मॉडलिंग भी वैसी ही चल रही है, वो मायना खेज लहजे में बोली। आप मेरी मॉडलिंग को छोड़ें, ये बताएं कि आपकी एक्टिंग कैसी जा रही है? मेरी एक्टिंग? मैंने आंखें सुकेड़ कर उसकी तरफ देखा। मैं कब से एक्टिंग करने लगा? जब से आपने पार्टियां बदलने का काम शुरू किया है, वो तंजिया लहजे में बोला। पार्टियां बदलना तो हमारे मुल्क के सियासतदानों का खासा है, मैंने उसकी चोट के जवाब में कहा।
ये लोग अपने मफादात के पेश नज़र मौका महल देखते हुए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वेरी सेम। वो तंज के तीर बरसाने का अमल जारी रखते हुए बोली, चंद माह पहले आप एक केस में मेरे वकील हुआ करते थे, आज आप मेरे मुखालिफ ये कैसे लड़ रहे हैं? क्या दूसरी पार्टी ने आपके मफादात का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा हुआ है? हमारी इस गैर मुतालिका नोक झोंक पर जज ने कोई एतराज़ न किया, ना ही वकील इस्तगासा ने सदाए ऑब्जेक्शन बुलंद की, और जहाँ तक हाज़रीन अदालत का मामला है तो वो इस तकरार से हिज उठा रहे थे। मैंने आलिया के अटैक का जवाब देते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मैडम, एक वकील और एक सियासतदान में बहुत फ़र्क होता है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। जो भी शख्स मेरा क्लाइंट बनता है, मैं पूरी दयानतदारी के साथ उसके मफादात की निगरानी करता हूँ। चंद माह पहले आप मेरी क्लाइंट थी, मैंने तनदही से काम करते हुए आपका केस जीता। आज सादिक मेरा क्लाइंट है, अल्लाह के फजलो करम से मैं इसका केस भी जीत जाऊँगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जरा का अमल शुरू करूँ? उसने ऐसी नज़र से मुझे घूरा जैसे बस ज़ुबान खामोशी कह रही हो, आज जीत कर दिखाओगे तो लग पता जाएगा। फिर ज़बान से बावाज़े बुलंद कहा, ये तो आपके फ़राइज़ का हिस्सा है। इस काम के लिए आपको मुझसे नहीं, मुअज़्ज़िज़ अदालत से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, थोड़ी देर पहले अदालत ने आपको इजाज़त मरहमत फरमाते हुए कहा था, प्लीज़ प्रोसीड। हाँ, मुझे भी याद है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। फिर इसकी धुलाई का अमल शुरू कर दिया। आलिया साहिबा, थोड़ी देर पहले आपने वकील सरकार को बताया था कि जब कोई औरत किसी मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने से साफ इनकार कर देती है तो ये इस मर्द के लिए डूब मरने का मकाम होता है। औरत के इस अमल से मर्द की मर्दानगी पर एक ताज़ियाना पड़ता है, इसकी आना बुरी तरह मजरूह होती है और जवाब में वो इंतकामी कार्रवाई पर उतर आता है, वगैरह वगैरह। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा था, वो बड़े एतमाद से बोली। आपका ये बयान किसी भी मर्द और किसी भी औरत के हवाले से था या आपका इशारा किसी ख़ास मर्द और किसी ख़ास औरत की जानिब था? मैंने मर्द की नफ्सियात के ज़ेल में एक जनरल बात की थी, वो उकताए हुए लहजे में बोली। इससे मेरी मुराद मर्द की फितरत को उजागर करने से थी। गोया मैंने सनसनीखेज़ अंदाज में उसके गिर्द गहरा तंग करते हुए कहा, इस मिसाल से आपका इशारा किसी मियाँ बीवी की तरफ नहीं था, ये मामला किसी भी मर्द और किसी भी औरत के माबैन हो सकता है। आप मुझे फंसाने की कोशिश ना करें, वो जल्दी से बोली। मैं बखूबी समझ रही हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा, मैंने कंधे उचकाते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। अदालत में आपके सामने खड़ा हूँ और बाखुदा मेरी नीयत आपको फंसाने की भी नहीं है। मैंने तो सीधा सादा सा सवाल किया है, क्योंकि आपने मर्द की नफ्सियात बयान करते हुए कहीं भी शौहर का जिक्र नहीं किया, जबकि तकनीकी एतबार से मर्द और शौहर दो अलग मखलूक़ात तस्वुर की जाती हैं, जैसा कि औरत और बीवी दो अलग मखलूक़ात हैं। जब कोई मर्द शौहर बनता है या जब कोई औरत बीवी बनती है तो स्टेटस तब्दील होते हैं। इनकी अमूमी नफ्सियात में भी कभी कई एक तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जो इनके रवैयों से ज़ाहिर होती हैं। हाँ, वो शख्स खुदा अंदाज में बोली, मैं मियाँ बीवी के उन्हीं रवैयों की बात कर रही थी। अगर आपने मेरे बयान से कुछ और अखज़ कर लिया या मेरा बयान आपकी समझ से ऊपर गुजर गया तो मुझे इस बात का सख्त अफसोस है वकील साहब। मैंने खंदा पेशानी से इसकी गहरी चोट को बर्दाश्त किया, फिर अपनी जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आलिया जी, आपने बड़े वाज़े अंदाज में वकील इस्तगासा को बताया है कि आपके साबिक शौहर फारूक बुखारी ने एक घटिया और बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए आपसे इंतकाम लेने के लिए अपने मुलाजिम यानी मुलजिम सादिक की मदद से मकतूल फ़हीम सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा है। यह आपका एक बहुत बड़ा दावा है। क्या इस जेल में आप मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश कर सकती हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा ठोस सबूत यह है, वो अपने कानों को छूते हुए गहरी संजीदगी से बोली। मैं चुटकी लेने से बाज न आया और बड़ी मासूमियत से पूछा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने अपने कानों से मुलजिम को कत्ल की वारदात करते देखा था? देखा नहीं, सुना था, वो खफगी आमेज लहजे में बोली। मैंने मुलजिम को धमकी देते सुना था। वो बड़े ख़तरनाक अंदाज में मकतूल से कह रहा था, ओए नामुराद, तू हमारे सेठ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगले ही लम्हे फ़हीम सिद्दीकी के सीने में खंजर घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मैंने आपको मुलजिम की धमकी के बारे में बता दिया, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसका सेठ कौन है। फिर आपको पता चल जाएगा कि किसने किसके इशारे पर कत्ल की ये वारदात की है।
मैं इसी राज तक तो पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि किसने किसके ईमा पर फहीम सिद्दीकी की जान ली है। मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा। यानी? वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखते हुए पूछने लगी। आपको आंखों देखी और कानों सुनी सच्चाई पर भी यकीन नहीं आ रहा? आप किस किस्म की वकालत करते हैं? पहले मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दूंगा, मैंने मुतदिल लहजे में कहा। मैं जिस भी किस्म की वकालत करता हूँ उसने माजी में आपको एक केस जीतने में मदद दी थी और मैं एक केस हारने पर और हाल ही में एक केस हारने पर मजबूर भी कर देगी। बाकी जहाँ तक आंखों देखी और कानों सुनी का मामला है तो इसमें बसा औकात धोखा हो जाता है। इंसान जो देखता और जो सुनता है हकीकत उसके बरक्स निकल आती है, जैसा कि इस केस में होने जा रहा है। वो मानदाना नज़र से मुझे घूर कर रह गई। मैंने अपनी जिरह के सिलसिले को दराज करते हुए कहा, आलिया जी, आपने बकुआ के रोज़ की स्टोरी सुनाते हुए मोसिस अदालत को बताया है कि इस दिन मकतूल आपके बंगले की ड्राइंग रूम में बैठा था और आप बेडरूम में कोई एल्बम वगैरह तलाश कर रही थीं। जी, उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। क्या मकतूल पहले भी मुलाकात करने आपके बंगले पर आया करता था? जी नहीं, ऐसा पहली बार हुआ था। पहले मकतूल से आपकी मुलाकातें कहाँ हुआ करती थीं? ज़्यादातर इसके मैगज़ीन के ऑफिस में, उसने बताया, तारिक रोड के कमर्शियल एरिया में। वकुआ के रोज़ घर पर मुलाकात का कोई ख़ास सबब था? मैंने पूछा। हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। इस रोज़ हमारी मीटिंग पहले से तय थी, लेकिन बच्चों को रुखसत करने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने रास्ते के लिए 2-3 वक्त का खाना तैयार किया था, लेकिन ये मीटिंग भी ज़रूरी थी, लिहाजा मैंने मकतूल को अपने बंगले पर बुला लिया था। बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैंने कहा। फिर पूछा, आपने बच्चों को घर से कितने बजे रवाना किया था? लगभग 4:30 बजे। मेरी मालूमात के मुताबिक आपके दोनों बच्चे और इनके मामू रात की किसी ट्रेन से रावलपिंडी जा रहे थे। मैंने कहा। फिर इतनी जल्दी घर से रवाना होने की क्या ज़रूरत थी? वो ऐसा है ना कि वो वजाहत करते हुए बोली, बच्चे पहली मर्तबा ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वो रेलवे स्टेशन के माहौल, ट्रेनों की आमद-ओ-जामद का तफसीली मुशाहिदा करना चाहते थे, इसलिए नादिर इन्हें ट्रेन की रवानगी के वक्त से काफ़ी पहले रेलवे स्टेशन ले गया था ताकि वो अच्छी तरह घूम फिर सकें। आपको पता है हॉलीडे की ट्रिप को लेकर बच्चे किस कदर पुरजोश होते हैं। जी मुझे मालूम है, मैंने कहा। फिर सवाल किया, मकतूल आपके बंगले पर मुलाकात करने कितने बजे पहुंचा था? यही कोई 5:30 बजे। एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया, यानी बच्चों के जाने के 1 घंटा बाद। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी हाँ। मकतूल 5:30 बजे आपसे मुलाकात करने बंगले पर पहुंचा और कमोबेश 6 बजे उसके सीने में खंजर घोंपकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, क्या इस आधे घंटे के दौरान में कोई और शख्स भी बंगले पर आया था? जी नहीं, वो कतई अंदाज में बोली। सबा भी नहीं? उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। काशिफ भी नहीं? मैंने तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया। बिल्कुल भी नहीं, वो अटल लहजे में बोली। और नादिर? आप अजीब अहमकाना सवाल किए जा रहे हैं, वो फट पड़ी। जब ये तीनों अफराद 1 घंटा पहले घर से रवाना हो गए थे तो फिर इनकी वापसी का क्या सवाल? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने बाआवाज़ बुलंद कहा। मेरे फाजिल दोस्त बेतुके सवालात करके इस्तगासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी हरकतों से बाज रहने की ताकीद की जाए। जज ने मुझसे पूछा, वकील साहब, अभी आपने इस्तगासा की गवाह से यके बाद दीगरे जो 3 सवालात पूछे हैं, इनका ज़ेर समाअत कैसे कोई ताल्लुक़ निकलता है? बहुत गहरा ताल्लुक़ निकलता है जनाब आली, मैंने एक-एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अभी मेरे फाजिल दोस्त तुक्का लगाकर जिन सवालात को बेतुका कहने की कोशिश कर रहे हैं, आइंदा पेशी पर जब इन सवालात की तुक को मैं उजागर करूं तो इन्हें अपने अटकल पच्चू अंदाज पर नदामत होगी। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई पॉइंट्स। इंशाल्लाह अगली पेशी पर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। जज ने फैसलाकुल लहजे में कहा, सस्टेन। जज की जानिब से मुझे जरा जारी रखने का इशारा मिला तो मैं दोबारा इस्तगासा की गवाह और फारूक बुखारी की एक्स मिसेज आलिया की तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन इससे पहले कि मैं गवाह से कोई सवाल करता, वकील इस्तगासा एहतिजाजी अंदाज में बोला, योर ऑनर बेग साहब इस किस्म की नफसियाती चालों के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। ये गवाह पर दबाव डालने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बौखला कर गलती करे और इन्हें गवाह की कोताही से फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाए। जज ने घूर कर वकील इस्तगासा की तरफ देखा,
फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज के हतमी ऐलान पर वकील इस्तग़ासा खिसियाने अंदाज में अपनी बगलें झाँक कर रह गया। जज ने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए वकील इस्तग़ासा के भोंडे एतराज़ को रद्द किया तो मैं ज़्यादा जोशो खरोश के साथ आलिया की जानिब मुतवज्जा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, आलिया साहिबा, वक़ुआ के वक्त आपके बयान के मुताबिक आपके और मकतूल के सिवा इस बंगले में कोई और बंदा बशर मौजूद नहीं था। आपके यहाँ शाकिर नामी एक शख्स काम करता था, उसका क्या हुआ? शाकिर तो किस्सा पालीना बन चुका है, वो अजीब से लहजे में बोली। आपको इसकी याद कैसे आ गई? मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय सादगी से पूछा, शाकिर किस्सा पालीना बन चुका? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि उसका इंतकाल हो गया है? नहीं, मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि मैंने खुला लेने के बाद शाकिर को फायर कर दिया था। वो तंजिया लहजे में बोली। अब यह आपकी मर्जी पर मुनहसर है कि मेरे इस बयान से आप ये नतीजा अखज़ करें कि मैंने गोली मारकर शाकिर को हलाक कर दिया है। मैंने इसके तंज को बहुत हल्का लिया और किसी बरहमी का इजहार करने के बजाय मोतदिल अंदाज में कहा, नहीं मैडम, मैं हरगिज़ ऐसा नतीजा नहीं निकालूंगा। अगरचे मैं आप जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर फायर करने का मतलब मुझे मालूम है। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना पसंद करेंगी कि आपने शाकिर को नौकरी से क्यों निकाला था? ज़रूर पसंद करूँगी, वो बड़े एतमाद से बोली। शाकिर की वफादारी पर मुझे शक था। वो अपने सेठ साहब के लिए मेरी जासूसी किया करता था। फिर तो शाकिर को फायर करके आपने बहुत अच्छा किया। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या शाकिर को नौकरी से बर्खास्त करने के बाद आपने कोई और मुलाजिम रखने की ज़रूरत महसूस नहीं की? यह आपसे किसने कह दिया? उल्टा वो मुझसे पूछने लगी। मुझसे किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और इस सवाल की एक ख़ास वजह है। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात का जायज़ा लिया, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, क्योंकि वक़ुआ के वक्त आप और मकतूल के सिवा बंगले पर कोई और शख्स मौजूद नहीं था। इस केस के चालान में हत्ता के इस्तग़ासा के गवाहों की फहरिस्त में भी आपके किसी घरेलू मुलाजिम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये सवाल तो बनता है ना। वो दरअसल बात यह है कि वो वजाहत करते हुए बोली, शाकिर को नौकरी से निकालने के बाद मैंने वाहिद अली को मुलाजिम रख लिया था। वाहिद मेरे भरोसे का बंदा है, लेकिन इत्तेफाक से वक़ुआ के रोज़ वो कहीं गया हुआ था। जनाब आली, मैंने रुए सुखन जज की जानिब करते हुए कहा, मैं आइंदा पेशी पर आलिया साहिबा के घरेलू मुलाजिम वाहिद अली से चंद सवालात करना चाहता हूँ, लिहाजा मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि वो वाहिद अली को हाजिर होने के लिए अहकामात सादिर करे। जज ने इंक्वायरी ऑफिसर को हुक्म दिया कि अगली पेशी पर वाहिद अली को अदालत में लाजमी पेश किया जाए। मेरी मुअज़्ज़िज़ अदालत से एक और भी दरख्वास्त है, मैंने एहतराम भरे लहजे में कहा। आइंदा पेशी पर मैं आलिया साहिबा के दोनों बच्चों और उनके मामू को भी अदालत में देखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन 3 अफराद की मौजूदगी से ज़ेर समाअत केस पर खासी रोशनी पड़ेगी। इन तीनों का ज़ेर समाअत केस से क्या लेना देना? वकील इस्तग़ासा ने तुर्श लहजे में कहा। वक़ुआ के वक्त इन तीनों में से कोई भी जाए वारदात पर मौजूद नहीं था। क्या वक़ुआ के रोज़ आप जाए वारदात पर मौजूद थे? मैंने वकील सरकार की आंखों में देखते हुए उखड़ लहजे में इस्तफसार किया। ये क्या सवाल हुआ? वो गुस्सीले लहजे में बोला। सवाल तो सवाल होता है मेरे फाजिल दोस्त, मैं ऐसा वैसा का क्या सवाल? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप या हाँ या ना में जवाब दें। मैं इस रोज़ जाए वक़ुआ पर मौजूद नहीं था, वो बरहमी से बोला। मैं आईओ और जज साहब भी मज़कूरा रोज़ यानी 20 जून की शाम जाए वारदात पर मौजूद नहीं थे। मैंने वकील सरकार के कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा, लेकिन इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इस वक्त हम सब अदालत में हाजिर हैं। तो फिर आप ही बताएं कि सबा, काशिफ और नादिर को इस कार खैर से महरूम क्यों रखा जाए? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आप मुझसे क्यों जवाब तलब कर रहे हैं? वो पर झाड़ते हुए बोला, अगर अदालत ज़रूरी समझती है तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? मेरे फाजिल दोस्त, एतराज़ तो आप ही ने उठाया था, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, इसीलिए मुझे वजाहत करना पड़ी। मैं एतराज़ वापस लेता हूँ, वो पसपाई इख्तियार करते हुए जल्दी से बोला। मैं एक बार फिर आलिया की जानिब मुतवज्जा हो गया और अपनी जिरह को समेटते हुए मैंने उससे पूछा, आलिया साहिबा, आपने पहले वकील इस्तग़ासा को और बाद अज़ां इंक्वायरी ऑफिसर को बताया है कि वक़ुए की शाम जब आप अपने बेडरूम में कोई फ़ोटो एल्बम ढूंढ रही थीं तो आपने बंगले के अक़बी हिस्से में किसी के कूदने की आवाज़ सुनी थी।
आपने बेडरूम से बाहर निकलकर सूरत हाल को जानने का फैसला किया तो पता चला कि बेडरूम के दरवाजे को बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी है। अगले ही लम्हे आपको ड्राइंग रूम की जानिब से वो धमकी आमेज आवाज़ सुनाई दी जो आपके बकौल मुलजिम की थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोली। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था आलिया जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल फ़हीम सिद्दीकी की मौत 20 जून की शाम 5 और 7 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। अगर हम इस वक्त का औसत निकालें तो ये 6 बजे का वक्त करार पाएगा। पुलिस के रोजनामचे के मुताबिक आपने ठीक 6:10 पर थाने फ़ोन करके इस वाक़े की इतला दी थी। मोअज़्ज़ज़ अदालत ये जानने की मुश्ताक है कि आपने कहाँ से थाने फ़ोन किया था। ज़ाहिर है अपने बंगले ही से किया था, वो बेसाख्ता बोली। मैंने इसकी बेसाख्तगी के परखचे उड़ाते हुए तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। बंगले के किस हिस्से से? टीवी लाउंज से, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली। टेलीफोन सेट उधर ही स्टैंड पर रखा होता है। मैडम, क्या आप कोई वुड्डू शुड्डू भी जानती हैं क्या? मैंने तमस्खुराना अंदाज में पूछा। क्या मतलब है आपका? वो उल्टा मुझसे मुस्तफसर हुई। वुड्डू वुड्डू मतलब काला जादू, मैंने वजाहत करते हुए कहा।